बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जिनसी जराइम से मुतालिक सख्त से सख्त कवानीन बन रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जिनसी ज्यादती के वाक़यात कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रहे हैं। जिनसी जराइम के वाक़यात के हवाले से काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम साहिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वतन अजीज में हर रोज 8 बच्चों के साथ मुख्तलिफ जराइम के वाक़यात सामने आते हैं। एक तरफ सख्त कवानीन का ढंडोरा पीटा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अब ये वाक़यात तकरीबन जो है वो 17% तक बढ़ चुके हैं। बदकिस्मती से अब ऐसे वाक़यात यूनिवर्सिटीज़ और मदारस से भी रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे ही हालिया 2 वाक़यात पिछले कुछ रोज से सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। जिनसी जराइम के हवाले से एक ना खत्म होने वाली एक बहस शुरू हो चुकी है। एक वाक़या लाहौर के एक मदरसे से मुतालिक है। अपने तालिब इल्म को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिम अजीजुर रहमान को आज 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि बड़ी खबर यह सामने आई है कि तालिब इल्म से ज्यादती करने वाले मुल्जिम अजीजुर रहमान ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। अपने ही तालिब इल्म को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला अजीजुर रहमान, जो पहले बार बार इस वीडियो की हकीकत से इनकार कर रहा था, अब उसके इतराफ़ी बयान ने दिलों को दहला के रख दिया है। दौरान तफ्तीश अजीजुर रहमान ने बयान रिकॉर्ड करवाया है। पुलिस के मुताबिक इस बयान में कहा गया है कि वीडियो मेरी ही है, जो साबिर शाह ने छुप कर बनाई। तालिब इल्म साबिर को पास करने का झांसा देकर हवस का निशाना बनाया मैंने, जबकि वीडियो वायरल होने के बाद खौफ और परेशानी का शिकार हो गया था, इसलिए वाक़े से इनकार कर दिया। बेटों ने साबिर शाह को धमकाया और इसे किसी से बात करने से रोका, मगर साबिर शाह ने मना करने के बावजूद ये वीडियो जो है वो वायरल कर दी। मुल्जिम ने अपने बयान में मजीद कहा कि अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं भटक गया था। यहाँ आपको बताते चले कि तालिब इल्म से ज्यादती के वाक़े के बाद मुफ्ती अजीजुर रहमान को मदरसे से निकाल दिया गया था, जबकि वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने भी मुफ्ती अजीज की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया था। दूसरा वाक़या शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का है, जहाँ बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 24 साल तालिब इल्म के साथ मुबैना गैंग रेप के वाक़े को 3 दिन गुजर चुके हैं, मगर वफाकी पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ FIR के अंदराज समेत किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी इस वाक़े की तस्दीक कर चुकी है। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इससे मुतालिक बात हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस भी इस वाक़े से आगाह है, मगर अभी तक इस वाक़े की FIR दर्ज नहीं हो सकी, जो सारे कवानीन और हालिया कानून साजी समेत सारे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आखिर ऐसे क्या अवामिल हैं कि जिनसी इस्तेहसाल और रेप के वाक़यात में कमी क्यों नहीं हो रही है? मुल्क में ज़ैनब अलर्ट बिल और रेप के मुख्तलिफ कवानीन मौजूद तो हैं, सख्त सज़ाओं के कवानीन सामने आए तो हैं, मगर वाक़यात हैं कि थमने का नाम मिलते रहे। हर रोज़ बेशुमार जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, मगर लोगों के माइंड सेट को तब्दील नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के अमरीकी TV को दिए गए इंटरव्यू ने इस बहस को जो है वो मज़ीद तूल दे दी है। वज़ीर आज़म से फहाशी से मुतालिक माजी के एक बयान पर सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि मर्द कोई रोबोट नहीं है, अगर औरत कम कपड़े पहनेगी तो इसका असर तो होगा। हमारे पास यहाँ डिस्कोस या नाइट क्लब्स तो नहीं है, ये एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मुआशरा है। जब आप लोगों को उकसाएंगे तो नौजवानों के पास जाने के लिए कुछ जगह नहीं होगी, तो फिर इसके नताइज तो होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान पर जी शदीद उनको तनकीद का सामना है। एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म पर जिनसी दरिंदगी से मुतालिक तौजीहात पेश करने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब, इस मुल्क में 6-6 महीने के बच्चे भी रेप होते रहे हैं, क्या 6 महीने के बच्चे भी फहाशी फैलाते हैं? क्या मुकम्मल लिबास इस बात की ज़मानत देता है कि ख़वातीन ज़्यादती के वाक़यात का शिकार नहीं होंगी? अगर मुकम्मल लिबास जिनसी दरिंदगी के वाक़यात रोक सकते हैं, तो फिर नन्हे बच्चे बच्चियाँ एक तरफ, यहाँ तो कब्रों से ख़वातीन को निकाल कर इनके कफन फाड़ फाड़ कर लोग उनका जिस्म नोचते हैं। क्या इस तरह की तौजीहात इन संगीन जराइम को रोकने में मदद दे पाएंगी? इससे पहले भी वज़ीर आज़म इसी हवाले से इजहार ख्याल कर चुके हैं, जब अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान एक शहरी के पूछे गए सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हर इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद को रोक सके। फहाशी बढ़ेगी तो असरात बढ़ते जाएंगे। बनाया रेप ऑर्डिनेंस जो हम लेके आए हैं, बड़ा सख्त है ऑर्डिनेंस बच्चों के लिए, बच्चों के खिलाफ भी जो बदकारी और जो रेप है। माशरे ने फैसला करना है कि ये माशरे की तबाही है। आप जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। ये जो पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई पीछे कोई फलसफा था ना। मैं ये जो सारा एक तुर्की का ड्रामा लेके आया प्रेसिडेंट अर्दोगान को कह के, मैं क्यों लेके आया था? इस बयान के बाद भी वज़ीर आज़म इमरान खान पर सियासी समाजी
اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی طرف سے شدید تنقید کی گئی تھی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور ویمن ایکشن فورم سمیت انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں کی طرف سے جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ ایک ایسا ملک جہاں پر ریپ کے مقدمات رپورٹ ہونا نہ ہونے کے برابر ہیں، وہاں کے وزیر اعظم کی طرف سے اس طرح کا بیان ریپ کا شکار ہونے والی خواتین اور ان کے خاندان کے لیے ان کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے اس متنازع بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر بچے بچیاں زیادتیاں کا نشانہ بنتے ہیں، کیا ان کے معاملے میں بھی وجہ ان کا لباس ہوتا ہے؟ سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں خود کو ڈھانپ کر رکھنے والی خواتین کے ساتھ آخر کیوں زیادتی ہوتی ہے؟ مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ معاشرہ ذہنی طور پر مفلوج اور الجھن کا شکار ہے۔ عمران خان بھی اسی معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج بات کریں گے کہ کیا وزیر اعظم کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا، کیا شاید تھوڑا محتاط بیان دینا چاہیے تھا، کہ اس حوالے سے وزیر اعظم جس موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ موقف درست ہے یا پھر کوئی اور موقف اپنانا چاہیے تھا وزیر اعظم کو۔ پھر اس طرح کی تنقید بھی ہوتی ہے کہ شاید جو ہے وہ ابیوزر کو تحفظ دیا جا رہا ہے اور جس پر ابیوز ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے اس کا تحفظ نہیں ہو رہا، یا ابیوزر کو جو ہے وہ پناہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے توجیحات جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ بہرحال اسی اہم مدعے پر گفتگو کرنے کے لیے مفتی خلیق الرحمان صاحب اسلامی اسکالر ہیں، لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا، انہوں نے بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، سماجی کارکن ہیں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، فحاشی اور لباس سے متعلق اسلام کی تعلیمات سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، پر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ کہ مرد روبوٹ نہیں ہوتے، قابو نہیں رکھ پاتے اپنے آپ پر، اگر کوئی خاتون کم کپڑے پہنے گی تو اس کے مرد پر اثرات تو ہوں گے، اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم جو ہیں وہ توجیحات پیش کر رہے ہیں اور ایک ابیوزر کو تحفظ دے رہے ہیں، نہ کہ جس کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے اس کو۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان وزیر اعظم سے بہت سے امور میں اختلاف رکھنے کے باوجود اس سلسلے میں نہیں، پورے پاکستان کا اور پوری دنیا کا اسپیشل مذہبی تقمہ ان کے حق میں۔ میں سمجھتا ہوں ہر غیرت مند مسلمان عمران خان کے اس بیان کی تائید کرے گا، بالکل درست کا ہے۔ واقعی انسان روبوٹ نہیں ہے۔ جب آپ اس کے سامنے فحاشی پھیلائیں گے، بے پردہ ہوں گے، کم لباس میں ہوں گے، تو کیا شیطان کے حملے اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے؟ ایک رخ پہ آپ عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں، وزیر اعظم پہ، تو یہ تو بات بنتی نہیں نا۔ وزیر اعظم نے تو بالکل درست کہا ہے کہ آخر پردہ ہے، اس کا کوئی فلسفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یورپ میں خرمستیاں بدمستیاں نکالنے کی 1000 جگہیں موجود ہیں، جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر آپ بے حیائی کے مواقع بہت زیادہ کر دیں، اچھا، اور ساتھ قوانین بھی رکھ دیں روک تھام کے لیے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ روک تھام والے قوانین کتنے اثر انداز ہوں گے؟ صرف مجھے اتنی سی بات بتا دیں، آپ نے اتنی بڑی ایک سمری سب کے سامنے پیش کر دی۔ اس معاشرے کے یہ معاشرہ تیزی کے ساتھ کتنا عرصہ ہوا بے لگام ہوا؟ آپ بتا دیں نا کتنا عرصہ ہوا؟ کبھی اس سوال پر بھی ہم نے غور کیا کہ یہ معاشرہ جو مردوں تک سے بدکاری پر اتر آیا ہے، جو ابھی آپ نے بات کی، مردوں تک سے بدکاری پر اتر آیا ہے، مفتی صاحب کہ اگر صرف اس کی ایک وجہ صرف فحاشی ہے یا کم لباس ہے تو پھر اس چیز کا کیا جواز ہے کہ مردوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، مجھے موقع دیں گے میں بات کروں گا، سال کے بچوں کے ساتھ یا مہینوں کے بچوں کے ساتھ بھی یہاں پر زیادتی ہوتی ہے۔ یہی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ کہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ معاشرہ یہاں تک گر چکا ہے کہ مردے سے بھی بدکاری کے واقعات پیش آ رہے ہیں، سال کے بچے کے ساتھ بھی بدکاری کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ سوال یہ کب سے آ رہے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب سے آپ نے چینلز کو بے لگام کیا ہوا ہے، جب سے آپ نے سوشل میڈیا کو بے لگام کیا ہوا ہے، ہر چیز آپ کے موبائل کے اوپر ہے، اور ریاست کی طرف سے، مملکت کی طرف سے کوئی سنسرشپ اس کے اوپر نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھنا ہے وہ باہر نکلنا ہے، اور وہی بالکل بات صحیح ہے۔ یورپ میں 1000 راستے موجود ہیں اپنی خرمستیوں اور بدمستیوں کو لیگل طریقے سے نکالنے کی، جس کی ہماری دین، ہماری شریعت اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر لامالا مردوں کے ساتھ بھی واقعات ہوں گے، سال کے بچے کے ساتھ بھی واقعات ہوں گے، نوجوانوں کے ہاتھوں بھی ہوں گے، بلکہ نابالغ کے ہاتھوں بھی ہوں گے،
بلکہ قبر میں جن کے پاؤں پہنچ چکے ہیں ان کی طرف سے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے جی, بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب کی رائے جو ہے وہ ہمیں مل گئی ہے, بڑی کلیئرلی ڈیوائیڈڈ قسم کی رائے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہے جس طرح مفتی صاحب نے اپنی رائے لی. ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے میں یہی چاہوں گی کہ آپ اپنی انیشل جو آپ سوچتی ہیں اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے, یا آپ نے جو محسوس کیا کہ وزیر اعظم صاحب کو اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا, کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے, میں چاہوں گی سب سے پہلے آپ وہ مجھے بتا دیں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ سربراہ مملکت کی حیثیت سے ایسا سیکسسٹ بیان دینا جو کہ ان کی بہت ہی ایک پیٹریارکل, ایک شاونسٹ, ایک بالکل جو ایک پدر شاہی سوچ, ایک گھٹیا سوچ, اور یہ اس کا اظہار ہے. اس گھٹیا سوچ کو ہم ہر وقت اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ گھٹیا سوچ کے مالک ہیں جن کو شاید تعلیم نہیں ہے, ان کے پاس تربیت نہیں ہے, ان کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. لیکن سربراہ مملکت سے یہ اس طرح کی الفاظ سننا, اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا, پہلے بھی انہوں نے دی اور اس کے اوپر بہت احتجاج ہوا تھا, لیکن انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر کی فوراً ایک جنڈر کے حوالے سے, صنفی حوالے سے ایک زبردست ٹریننگ کی ضرورت ہے. میں خود اپنی سروسز آفر کرنے کے لیے تیار ہوں, کہ میں بالکل تیار ہوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی یہ جو سارے ان کے فکری مغالطے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے ان سے گفتگو کی جائے, کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے, وہ ایک ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور پاکستان میں عورتیں جو ہیں وہ آبادی کا تقریباً آدھا حصہ ہے, 49% ہم آبادی کا حصہ ہے, اور ہم بہت ہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اگر ہمارے ملک کا سربراہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس ملک کے اندر ریپ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ صرف یہ جس کو آپ کہتے ہیں, ایک تو یہ کہ بے حیائی کا جب لفظ آتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید صرف عورتیں بے حیا ہیں, ان مردوں کا کیا کریں گے. ابھی آپ دیکھیں گے جو سو کال مفتی عزیز الرحمان نے جو ایک لڑکے کے ساتھ جو وہ اس کو بلیک میل کرتا رہا, اس کو سیکچولی ابیوز کرتا رہا, تو یہ تو صرف عورتوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہا, یہ تو لڑکوں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ کر رہے ہیں. عورتیں تو لوگوں کو ریپ نہیں کر رہی نا جا کے, عورتوں تو بچوں کو ابیوز نہیں کر رہی نا, ان کے ریپ نہیں کر رہی. تو ریپ تو مرد کر رہا ہے, مرد مردوں کے ریپ بھی کر رہے ہیں, مرد بچوں کے ریپ بھی کر رہے ہیں, مرد عورتوں کے ریپ بھی کر رہے ہیں. اور اگر مسئلہ ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, بجائے مسئلے کو ہم الجھا کے کہیں کہ یہ عورتوں کی بے حیائی. دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو سیکچول, ایک سیکنڈ جو مجھے بات ختم کرنے دیں, جو لبریشن ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں ایسے آپ کو جو جگہ ملیں گی, مطلب جو ان کے سمندر کے کنارے جو ان کے بیچز ہیں, کہ ٹوٹلی نیکڈ عورتیں مرد نیکڈ وہاں پہ ہوتے ہیں, اور وہ نیوڈ بیچز ہیں. لیکن سب سے کم ریپ کے واقعات جو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہوتے ہیں. اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک بیمار ذہنیت کی بات ہے, ایک پاور جو ریپ کا ایک وہ ہے, یہ اس بیمار ذہنیت کو ایڈریس کرے, اور اس کا عورتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, ان کے لباس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے دونوں مہمانوں کی رائے آ گئی ہے. انفارچونیٹلی مجھے یہاں پر ایک بریک لینا پڑا ہے, اور بریک پر جانے سے پہلے میں ساحل کے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 2960 ریپ گزشتہ سال یعنی 2020 میں ہوئے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ کہتی تھی کہ صرف خواتین کے ساتھ ریپ نہیں ہوتے, بلکہ یہاں پر جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس میں 1510 لڑکیاں اور 1450 لڑکے ایسے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیا گیا ہے. اب یہاں پر سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں یا مردوں کے ساتھ قبر میں سے نکال کر ریپ کیے جاتے ہیں, تو پھر کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں, جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیا وہ غلط ڈائریکشن ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ کس طریقے سے نکالا جا سکے گا. اس کے اوپر مزید مجھے بات کرنی ہے. میرے دونوں مہمان مختلف رائے رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ. مزید آ کر اس پر بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی خلیق الرحمان صاحب اور ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے اس بیان کے اوپر جو بڑی تنقید کی زد میں ہے. کچھ لوگ اسے پورے طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اسے برے طریقے سے تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں. جواز جو وزیر اعظم صاحب دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ نائٹ کلبز اور اس طرح کے آؤٹ لیٹس موجود نہیں ہیں, اس وجہ سے ہم ایک مختلف قسم کے معاشرے میں رہتے ہیں, تو عورتوں کو اگر کم لباس پہنیں گی عورتیں تو مرد روبوٹ تو نہیں ہے, تو اس کا کوئی ری ایکشن تو ہوگا.
मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो वज़ीर-ए-आज़म का स्टेटमेंट है, इसके ऊपर एक जो तनकीद सामने आ रही है वो ये भी है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म के स्टेटमेंट से ऐसा तासुर मिलता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसको उस पर फोकस करने की बजाय या उसको सपोर्ट करने की बजाय जो जुल्म कर रहा है उसके ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं और अब्यूज़र को एक तहफ़्फ़ुज़ देने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको नहीं लगता कि कुछ बात जो है वो मुजरिम के ऊपर भी होनी चाहिए थी कि वहाँ से भी चीज़ें गलत हो रही हैं? क्योंकि अगर कुरान करीम में मौजूद है औरतों को खुद को ढांप कर रखने की जो हिदायत हैं हमारे पास मौजूद, तो मर्दों को भी निगाह नीचे रखने की हिदायत भी वाज़ेह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा बहन, बात ये है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमरान खान के बारे में, वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ये कहा जाए कि वो अब्यूज़र को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहा जाए कि हया का लिबास से कोई ताल्लुक़ नहीं। इससे बड़ी तो हमाकत दुनिया में नहीं है ना। फिर बेलिबास होकर दुनिया में घूमे फिरे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बात ये कि जो आपने इमरान खान के बारे में ये कहा कि ये एक तासुर मिलता है, तासुर बिल्कुल नहीं मिलता। जो मफलूज जहन है वो अगर तासुर ले तो इसकी कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने वजूहात की तरफ आपकी निशानदही की है। वजूहात में से एक वजह ये भी है और बहुत बड़ी वजह है। नहीं तो आपको लगता है कि कुछ मजीद उनको डिस्क्राइब करना चाहिए था, तफसील में जाना चाहिए था? क्योंकि इस बयान से लग रहा है कि शायद एक ही वजह है हमारे मुआशरे में फहाशी की, बदकारी की, एक ही वजह है। नहीं, एक वजह तो उन्होंने नहीं कहा। देखिए सिर्फ उसी पे बात की ना। आप खुद मीडिया से वाबस्ता हैं, आप बताएं सवाल का जवाब कितना बड़ा होता है। वो 24 घंटे बैठेंगे। उन्होंने एक बुनियादी फिलॉसफी पर्दे की सामने रखी कि इस्लाम में पर्दा वैसे नहीं रखा गया, ठीक है, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह भी आपको बता दी। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें, एक तरफा कहा जा रहा है मर्द ये कर रहा है, मर्द ये कर रहा है, मर्द ये कर रहा है। औरत नहीं करती। औरत गन पॉइंट पे मर्द को अगवा नहीं करती, रेप नहीं करती। ये कौन सी बात आपने कर दी? ये कौन सी बात कर दी? डॉक्टर साहबा वैसे आपकी औरत भी पीछे पड़ जाती है। गन पॉइंट पे टीके लगा के मार के सुबह मुआ करके बाहर छोड़ देती है। 10 औरतें, दर्जन औरतें एक और मर्द का बेड़ा गर्क करके रख देती हैं। कोई मर्द और औरत के बीच में कंपटीशन या कोई लड़ाई नहीं है मर्द और औरत की। अब आप मुझे बात करने दें, सुने, हौसला रखे, इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करें। नहीं मैं मर्द ये करता है, भाई मर्द भी करता है, औरत भी करती है। ना हम मर्द के हिमायती हैं। मुफ्ती साहब यही तो पॉइंट है कि अगर ना हम, अब मेरी बात सुने, यही तो पॉइंट है कि बात दोनों की होनी चाहिए थी ना हम मर्द के हिमायती हैं ना हम औरत के मुखालिफ हैं। ये कहें बेहयाई दोनों तरफ जोरों पर है। ना आप औरत की हिमायत करें औरत होते हुए, ना मैं मर्द की हिमायत करूं मर्द होते हुए। चले तो आप इतना तो मान लीजिए कि शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब को दोनों तरफ की बात करनी चाहिए थी कि अगर औरत कम लिबास मेरे ख्याल में जितने भी दीनदार हैं, इनमें से एक ने भी इमरान खान को क्रिटिसाइज नहीं किया बल्कि आफरीन कहा है। और मैं समझता हूं ये दुनिया के चंद हुक्मरानों में से एक हुक्मरान है जिसने इतनी खुल के बात की है। और मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है जब उनकी बीवी पर्दे में गैर मुल्की दोनों पर इस तरह साथ होती है। कोई मिसाल पेश करे ना दुनिया में कोई हुक्मरान। मैं पीटीआई का नहीं हूँ, ठीक है, मेरे मजहबी साथी कहीं मुझको तनकीद का निशाना ना बनाए। अच्छा। ना मैं इमरान खान से कोई वजीफा खार हूँ या कोई मुझे स्कॉलरशिप मिला, ना उन्होंने मुझे किसी कौंसल का रुकन बनाया। लेकिन जो बात सच है वो माननी पड़ेगी। उन्होंने पर्दे की बात की है तो उनकी बीवी पर पर्दा नजर आता है, वो पूरी दुनिया को अमल करके इस हवाले से दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं इस सिलसिले में इमरान पर्दे के हवाले से, इस वक्त जो इनकी बीवी इस हवाले से, बाकी आप जो मर्जी बात करें, एक आइडियल लीडर के तौर पे सामने। चलें, ठीक है जी। डॉक्टर फरजाना बाई साहबा ने हंसकर इजहार किया शायद अपनी राय का एक तरह से, लेकिन सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मर्द और औरत की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर अब्यूजर और जिसके साथ अब्यूज हो रहा है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, वो चाहे मर्द हो या औरत हो। जी डॉक्टर साहिबा। जी देखें, जो इनको हम मुफ्ती कह रहे हैं, अगर उनकी ये सोच है तो हंसने के बजाय तो वैसे रोने का मकाम है हमारे लिए। तो देखें वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये औरत और मर्द की बात नहीं है, ये जालिम और मजलूम की बात है। हम ये देखते हैं इन्होंने ये जो बात की कि औरतें मर्दों के साथ कर रहे हैं, कोई तो मिसाल ला के दे दें, कोई ऐसी रिपोर्ट आप दे दें, सवाए एक, मेरा ख्याल है 1 या 2 ऐसे केसेस जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मैं एक एक्टिविस्ट
हूँ और सारी ज़िंदगी मैं ह्यूमन राइट्स के उसके ऊपर स्ट्रगल कर रही हूँ कि मुझे पता चला हो कि किसी औरत ने या औरतों ने मिलकर किसी मर्द का रेप किया है या बच्चों के साथ रेप किया है या उनको अब्यूज़ किया है, तो बात औरतों और मर्दों की नहीं है, बात जालिम और मजलूम की है। लेकिन हम जहाँ भी देखते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस होता है, जिनसी हवाले से जुल्म होता है, तो करने वाला इनवेरिएबली मर्द होता है और जो जिसके साथ किया जाता है वो या बच्चा है या औरत है या ट्रांसजेंडर है। और जो ये बात आप कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि कोई आउटलेट नहीं है, ये जो प्राइम मिनिस्टर जिसको मुझे लगता है दुनिया पाकिस्तान की कोई खबर नहीं, क्या उसको वो रेड लाइट एरियाज नजर नहीं आते? हर शहर में आप जाएं तो रेड लाइट एरियाज हैं जिसके अंदर जरूर है कि कुछ औरतें वहां पे जो है वो जिस्म फरोशी करती हैं, लेकिन उनके खरीदार सारे मर्द होते हैं और वो बिल्कुल आपकी रियासत की बिल्कुल नाक के नीचे वो ये इस तरह के जो चीजें हैं वो चल रही हैं वहां पे। तो ये जो बात हम यहाँ पे देखें, मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का इतना ये गैर जिम्मेदाराना जो एक बयान है और वो भी एक बाहर के चैनल पे कि पूरी दुनिया में हमारे लिए हजीमत का बाइस है और हमारे लिए एक मजाक बनाने की बात है। जहाँ तक देखें मुफ्ती साहब ने बात की कि जी सोशल मीडिया है और वो है, इससे अब हम जान नहीं छुड़ा सकते। अब दुनिया में जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है वो तो है, सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, टेलीविजन के चैनल्स हैं, आप बच्चों पे जो मर्जी पाबंदियां लगाते रहें, लेकिन जिसने देखना है उसने देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन सारी दुनिया में रेप की ये जो वबा है, ये बिल्कुल एक पेंडेमिक जो पाकिस्तान के अंदर जो एक वबा की सूरत फैला हुआ है, ये बाकी दुनिया में तो ये हालात नहीं है। इस लेवल के ऊपर देखें रेप होते हैं, लेकिन ये जो लेवल हमारे मुल्क में हो चुका है, इस लेवल पे नहीं होते। एक बात डॉक्टर साहब आपकी राय आ गई। जी जी जी, एक बात मैं और करना चाहती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि हम सिर्फ औरतों को इस पे एहतजाज करना नहीं है, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के उन तमाम मर्दों को एहतजाज करना चाहिए जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि अगर कोई लिबास किसी लड़की ने नहीं बैठा होगा तो वो काबू नहीं पा सकेंगे। देखिए रेपिस्ट तो ये 22 करोड़ का मुल्क है, आधी आबादी मर्दों की है, रेपिस्ट तो चंद हजार होंगे ना, लेकिन ये मर्दों को ये कहना कि मर्द अपनी उस पे जिबिल्लत पे काबू नहीं पा सकते या अपनी ख्वाहिश पे, ये मर्दों की भी सख्त तौहीन है। जहां औरतों को एहतजाज करना चाहिए। डॉक्टर फजाना बारी साहिबा, मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ज़ैनब अलर्ट बिल मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रेप के केसेस जो हैं अब वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो यकीनन हमें इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और शायद अगर वज़ीर आज़म साहब जो हैं, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, कि अगर शायद वज़ीर आज़म साहब इसकी कुछ मज़ीद वजूहात भी बयान कर देते तो शायद इतना एक्सट्रीम किस्म का रिएक्शन जो है वो नहीं आता। उनके बयान से शायद इस तरह का तासुर मिला है कि अगर औरतें कम लिबास पहनना जो है वो छोड़ देंगी तो फिर शायद हमारे यहाँ ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। शायद इस तरह बिल्कुल नहीं, और बहुत सारी वजूहात इसकी साथ मजीद होंगी, शायद उनके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है और असल मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है। छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खटक साहब ने कहा है जी ढूंढे पाकिस्तान में गुर्बत कहाँ है, तो कोशिश करेंगे कि हम ढूंढने की कोशिश करें कि गुर्बत कहाँ है, क्योंकि उनको तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, शायद उनको थोड़ा दिखाने की भी कोशिश करें कि गुर्बत कहाँ नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। नए पाकिस्तान की तब्दीली सरकार जब से वजूद में आई है, मुल्क भर में महंगाई का तूफान भी साथ लाई है। पहले महंगाई को तस्लीम करने से इनकार किया गया, फिर कहा गया कि असल मसला यही महंगाई है, फिर महंगाई का कला कमा करने के ऐलानात किए गए। महंगाई हुई क्यों, काबू क्यों नहीं हो रही, हुकूमत इस हवाले से कोई वाज़ेह बयानियां अपनाने में मुसलसल नाकाम रही। पहले बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार माफिया और कार्टेल्स को डिक्लेयर किया गया, कहा गया ऑपरेशन होगा और महंगाई का तोड़ निकाल लिया जाएगा। फिर कहा गया कि नहीं, महंगाई की वजह तो डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा है, डॉलर महंगा हुआ इसलिए महंगाई बढ़ गई है, और डॉलर महंगा होने की तमाम जिम्मेदारी जो है वो साबका हुकूमत पर डालकर जान जो है वो छुड़वा दी गई। बार बार तब्दीली सरकार की मुआशी टीमें बदली जाती रहीं, अगर कुछ नहीं बदला तो सिर्फ गरीब और मजदूर तबके के हालात नहीं बदले। अब नए माली साल का बजट पेश किया गया और बताया यह गया है कि अब तवज्जो आम आदमी को दी जाएगी, महंगाई को कंट्रोल करके सफेद पोश तबकात को मजबूत बनाया जाएगा। मगर दूसरी तरफ महंगाई का जिन है कि बोतल में बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऑपोजिशन की तरफ से भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया
बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इल्जाम ये आयद कर रहे हैं कि आज मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। लोगों की जेबें गुर्बत से कट चुकी हैं। 1 करोड़ नौकरियां दूर की बात 50 लाख लोग बेरोजगार कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक ने महंगाई को अपोजिशन का ड्रामा करार दे दिया है। परवेज खटक ने शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर मन्नासरे का चैलेंज दे डाला है और पूछा है कि कहां है महंगाई, कौन है बेरोजगार, गुर्बत कहां है। यही नहीं बल्कि उन्होंने दावा यह भी किया कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई गरीब नहीं है, ना ही कोई कच्चा मकान है। मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोजगार है, तो कहां पर गुर्बत आ गई। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूं, मुझे कच्चा मकान दिखा दो कि महंगाई महंगाई गुर्बत। ये अपोजिशन का ये ड्रामा है। ये हमारे MNA साहब कह रहे हैं करक में गुर्बत है। अब वज़ीर दिफा परवेज खटक एक तरफ तो महंगाई से इनकार कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि दिखाओ जी कहाँ है गुर्बत, कौन है गरीब, पूछ रहे हैं कि बता दें कहाँ है महंगाई, जबकि दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से अजीब और गरीब मंतक भी पेश कर रहे हैं। जी हाँ, जनाब परवेज खटक साहब ये कहते हैं कि महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, तब कारखाने चलेंगे और ज़राअत भी होगी। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा। महंगाई नहीं और सब कुछ रुक जाए तो मुल्क रुक जाएगा। ना कोई उगाएगा, ना कोई इंडस्ट्री चलाएगा और ना कारोबार होगा, तो किस तरह मुल्क चलेगा। मैं इस फोरम से जनाब शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि आए मुनाजरा करते हैं। आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी बहुत। अगर मियाँ साहब की कारकर्दगी अच्छी होती तो पंजाब उसको रिजेक्ट करता। दूसरी तरफ वज़ीर तबनाई उमर अयूब साहब जो हैं वो कोई नया काम नहीं कर रहे, पुराना काम कर रहे हैं, सारा कुछ पिछली हुकूमत पर डाल रहे हैं। उन्होंने बारूदी सुरंगे लगा लगा के अगली PTI हुकूमत के लिए ये तैयार कर रहे थे। खजाने का दिवालिया इन्होंने निकाल चुका था। आपने क्या किया? आपकी अपनी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, उन्होंने भी इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ था। ये रिपोर्ट जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट गई, $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जो बात की थी, झुक कर माफी झूठ बोलने पर मांग लूंगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पे कोई जानमाज और चटाई लगा लें, जो दोस्त हैं इस पार्टी के, वो यहाँ पे या झुकें या सजदा करें और माफी मांगे। ये वो बारूदी सुरंगें हैं जनाब चेयरमैन। करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कैपेसिटी पेमेंट्स, मईशत का दिवालिया निकाल के नहीं गए तो और क्या गए। जब जंग होती है, जंग के बाद आप दुश्मन को उसका नक्शा देते हैं कि बारूदी सुरंगें इधर इधर है। हम लोग वो नक्शा ढूंढते रहे, इन्होंने वो नक्शा नहीं छोड़ा और ये कहते हैं जी बड़ा। एक तरफ कहा जाता है कि महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, फिर कहा जाता है कि बताइए महंगाई है कहाँ, गरीब ढूंढ कर तो दिखाएं, और फिर तमाम तर मसाइल की वजह जो है वो साबका हुकूमतों को करार दिया जाता है। क्या इस तरह से मसला हल भी हो पाएगा? महंगाई को लगाम डाली जा सकेगी? आखिर कब तक अवाम इसी तरह के बयान सुनती रहेगी? हर चीज़ पिछली हुकूमत पर डालकर आखिर कब तक तब्दीली सरकार अपनी परफॉर्मेंस से आंखें चुराती रहेगी? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये बार बार हम मईशत पर बात कर चुके हैं और ये सुन सुनकर तो कसम से कान पक गए हैं कि पिछली हुकूमत जो है वो ये कर गई, ये कर गई, ये कर गई। अब आप देख लें कि इस हुकूमत को कितना टाइम गुजर गया है, लेकिन मंतक वही की वही है। मुझे ये बताएगा कि अब तो और अजीबोगरीब मंतकें आ रही हैं। अब तो परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि किधर है महंगाई, कहाँ है गरीब, ढूंढ कर दिखाएं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या जो चैलेंजेस पाकिस्तान की मईशत को दरपेश है, इसमें मौजूदा हुकूमत का कोई भी किरदार नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो आदाद शुमार हुकूमत के हैं और जो आदाद शुमार स्टेट बैंक के हैं, उनको सिर्फ देख लेते हैं। जनवरी 2021 में अफरात ज़र की शरह पाकिस्तान में थी 5.7%, ये रिकॉर्ड पर है। इस वक्त जो है 10.9% है। तो अगर 5.7 से आप 10.9 ले आए इस साल, तो उसका पिछली हुकूमत से क्या ताल्लुक है? सही है। एक्चुअली फरवरी में बढ़ी थी, 8.7 हो गई थी, क्योंकि आपने बिजली के नरखों में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया था। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि आपके अपने जो आदाद शुमार हैं, टैक्स GDP का तनासुब हमारा गिर गया, बजट खसारा हमारा बढ़ गया, कर्जों के जो इजाफे की रफ्तार है वो बढ़ गई, बैरूनी सरमायाकारी इस हुकूमत के आने से पहले जो 3 साल थे उसमें $7.6 अरब आई थी, इस हुकूमत के दौर में $5.6 अरब आई है 3 साल में। सर्कुलर डेट जो था वो पिछली हुकूमत के जो ने 1200 अरब रुपए बढ़ाया था 5 साल में, इन्होंने 3 साल में 1300 अरब रुपए बढ़ा दिया और अब ये 2500 अरब रुपए हो गए। तो सवाल ये सिर्फ पैदा होता है कि तरसीलात में एक इजाफा यकीनन हुआ है, उसकी अपनी वजूहत हैं, कोविड-19 का ताल्लुक है। मुझे कोई ये बता दे कि तरसीलात के अलावा
कहाँ बेहतरी आई है? तो रुपए की कदर में बेहतरी आ गई, कोई शरह सूद में आपने तबाही बर्बादी कर दी। अच्छा। तो मैं तो सिर्फ जी डॉक्टर साहब ये तो एक मंतक थी ना कि अभी जैसे कि परवेज खटक साहब ने कहा कि महंगाई दिखाओ किधर है, गरीब दिखाओ किधर है। दूसरी उनकी मंतक ये भी है कि महंगाई नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा, महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा ना। अगर महंगाई नहीं करेंगे तो मुल्क तो रुक जाएगा। तो क्या मुल्क के हालात ठीक करने का एक ही तरीका है कि अवाम में से जितना रस जो है वो निकाल लिया जाए और महंगाई करके तभी जो है वो मुल्क चलेगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, देखिए बात ये थी कि मुल्क चलता